हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरे बैक पे आज फिर मैं अभ्यास सीरीज़ की एक और सीरीज़ में आपको 10th क्लास की वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं महावीर क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे आज मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने अभ्यास सीरीज़ की सेकंड सीरीज़ 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चन क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैं आपको वीडियो लेकर के आई हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ कोटेशन पढ़ा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा एक कोटेशन है जो आपको मोटिवेट करता है आपके एग्जाम के लिए। जो विद्यार्थी सवाल पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, परंतु लेकिन जो पूछता ही नहीं है वह हमेशा के लिए मूर्ख रहेगा। मतलब यदि मेरे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यदि वो मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तो उनको ये लगेगा कि चलो छोड़ो, रहने दो, हम फिर कभी पूछ लेंगे। वो डाउट उनको हमेशा बना रहेगा। पर यदि आप वो डाउट क्लियर कर लेते हो तो आप शायद एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर करते चले और आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पे। क्वेश्चन सबसे पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स के नाम दिए हुए आप देख पा रहे होंगे। हार्मोन में इंसुलिन दिया है, थायरॉक्सिन दिया है, एस्ट्रोजन दिया है और साइटोकाइनिन दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या है? प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन में इंसुलिन तो नहीं आएगा, थायरॉक्सिन भी नहीं आएगा और एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा। ये तीनों हार्मोन जो है, ये तीनों हार्मोन ह्यूमन बॉडीज में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। न्यूरॉन आपको पता होगा ये न्यूरॉन वर्ड जो आया हुआ है, ये जो नर्वस सिस्टम का ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूरॉन कंप्लीट ये स्ट्रक्चर हो गया और इसी तरह से ये दूसरा न्यूरॉन यदि यहाँ पे आ जाता है तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप क्या कहलाता है? तो वो आ जाएगा साइनाप्स। यहाँ डेंड्राइट दिया हुआ है। डेंड्राइट एक न्यूरॉन को दूसरे से, जो डेंड्राइट्स निकले होते थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये आंसर सही नहीं है। एक्सॉन जो होता है वो बीच का जो सीमेंटिंग डिस्क होती है वो एग्जाम, ये भी गलत है। और इम्पल्सेस जो होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं नर्व सेल्स में, तो इम्पल्स भी नहीं होगा। तो साइनेप्सिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द लंग्स आर। अब यहां पर एक वर्ड आया हुआ है एक्सपिरेशन और लंग्स, ये दोनों जो वर्ड आए हुए हैं, तो आपको यहां पे पता होना चाहिए इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये दोनों जो प्रोसेस है इनको साथ में कहा जाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। जब हम ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो एक्सहेल की प्रोसेस में जो हमारा लंग्स होता है वो कैसा होता है, इसमें लंग्स की पोजीशन पूछी गई है। तो पहले ऑप्शन पे देखिए हम, फ्लैट हैंड पे। फ्लैट हैंड मतलब हो जाएगा बिल्कुल फ्लैट, चपटा, ऐसा तो होता नहीं है। फिर इसके बाद में परफोर्टेड दिया हुआ है। परफोर्टेड मतलब होता है छोटे छोटे से इसमें होल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? अरेक्ट मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ इस तरह का। तो ये वाला हमारा, क्योंकि जब हम सांस को छोड़ेंगे, लेने वाली प्रोसेस का नहीं बोला, इनहेलेशन नहीं बोला है, एक्सहेलेशन बोला, एक्सपायरेशन, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डायफ्राम जो वो ऊपर की ओर हो जाता है और ये जो लंग्स होते हैं वो झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एक। इसमें दिया हुआ है द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड इन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे आप सीख सकते हैं। जैसे पहले पूछा हुआ है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड टू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की प्रोसेस आपने पढ़ रखी होगी। सर्कुलेशन प्रोसेस मतलब होती है ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना, और पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। यदि हम मान ले ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है,
4 चैम्बर जो हार्ट है इसमें राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है। तो इसमें पूछा गया है सर्कुलेशन में ब्लड का जो फ्लो है या ब्लड का जो पाथवे है वो कैसा है। तो पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो सबसे पहले राइट ऑरिकल में आएगा, उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर इसके बाद में ब्लड से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर उसके बाद में लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके बाद में पूरी बॉडी में। इसमें आप ऑप्शन को यदि इस वाले पाथवे से आप मैच करते हैं तो आप क्या देखेंगे, एट्रिया, वेंट्रिकल, आर्टरीज, वेन। एक ऑप्शन है एट्रिया, वेन्स, आर्टरीज, ये करेक्ट आंसर नहीं है एट्रिया, वेन्स, आर्टरीज। तो इसके बाद नेक्स्ट है वेन्स, आर्टरीज, एट्रिया, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वेन्स, वेंट्रिकल्स, एट्रिया, आर्टरीज, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर है एट्रिया, फिर वेंट्रिकल्स, एट्रिया मतलब ऊपर की तरफ, फिर वेंट्रिकल्स, फिर आर्टरीज और फिर उसके बाद में वेन्स, क्योंकि यहां से पल्मोनरी आर्टरीज और यहां आ जाती है पल्मोनरी वेन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ एबव। अब आपको पता होना चाहिए ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट ब्रेन है, अब उससे पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये 2-3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्रेनियल नर्व एंड मेडुलरी स्पाइनल नर्व और एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहां बात करी गई है ब्रेन की, ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये इसमें ब्रेन थिंकिंग का भी काम करता है, ब्रेन हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, बैलेंसिंग का भी काम करता है। तो ऑल ऑफ एबव इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The brain box which protect internal part of brain is called. ये पूछा गया है ब्रेन जो है वो बॉडी में कहाँ पाया जा रहा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम ऊपर बॉडी में ब्रेन पाया जा रहा है स्कल में। तो ये स्कल में मतलब ब्रेन कहाँ पर सिचुएटेड होता है, किस बॉक्स में। तो उस बॉक्स को मैंने एक्चुअली आंसर ही बोल दिया, स्कल इज करेक्ट आंसर। पेरिफेरल में नहीं होगा क्योंकि ये सीएनएस का पार्ट है, ऑटोनोमिक में नहीं होगा क्योंकि ये सीएनएस का पार्ट है, तो ये स्कल में होगा, स्कल इज द पार्ट ऑफ सीएनएस। एंड रिब्स इज नॉट आंसर। रिब्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, रिब्स, अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में मैसेज बताइए कि हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, हाउ मैनी ribs are present in human body and which and where is located in body also. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया है तो इसमें आपको अगर सेकेंडरी पूछा गया है तो आपको प्राइमरी भी कुछ होता होगा, क्योंकि यदि कोई चीज सेकेंडरी है तो प्राइमरी भी ऑब्वियसली होती होगी। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं जैसे ऑर्गन्स, पर सेकेंडरी जो होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब क्या होता है,
ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। प्यूबर्टी का मतलब होता है जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जा रही है, उस एज को कहा जाता है मेनार्च, और जब ये खत्म होती है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनार्च फेज जब स्टार्ट होगी तो बॉडी में हार्मोन का जनरेशन होता है, उस हार्मोन के जनरेशन होने से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी और मेनार्च फेज स्टार्ट होती है। तो ये जो हार्मोन का कंट्रोल होता है सेक्स कैरेक्टर्स पे, ये कहलाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मतलब होता है जब बॉडी में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे गर्ल्स में आवाज का पतला हो जाना, बॉडी पर फैट का डिपॉजिट हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। मेल्स में बात करें तो मेल में दाढ़ी मूछों का आ जाना, शोल्डर्स का थोड़ा स्ट्रांग हो जाना, बॉडी स्ट्रांग हो जाना, बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगना, ये सब किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब आंसर दिया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का इसमें कोई रोल ही नहीं है, पीएनएस का भी रोल नहीं है, एएनएस का भी रोल नहीं है, ये तीनों पार्ट दिए हैं नर्वस सिस्टम के। और हम बात कर रहे हैं कि ये हार्मोन पे कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर हार्मोन किससे निकलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन सिस्टम जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन आर कंट्रोल्ड बाय। अब इसमें जो ऑप्शन इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कंट्रोल का दिया हुआ है, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब क्या बोला गया है कि जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसके बाद में जितने इंटरनली ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन मतलब भूख प्यास का लगना और सोचने की क्षमता, ये सारी चीजें जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती हैं? तो ये सब कंट्रोल की जाती है केवल और केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो करेक्ट आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन इसका सबसे बड़ा पार्ट है। और ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये बहुत आगे तक डिटेल्ड चार्ट है, इस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगी, और एनसीईआरटी में भी ये पूरा दिया हुआ है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सिचुएटेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड वॉलेंट्री एक्शन। इंटेलिजेंस मतलब सोचना और वॉलेंट्री एक्शन मतलब होती है हमारे कंट्रोल्ड रिएक्शन, ऐसी एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। तो डायनसेफेलॉन तो होगा ही नहीं इसमें आंसर, सेरिब्रम भी नहीं होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा भी नहीं होगा, तो सेरिबेलम इज द करेक्ट आंसर दैट कंट्रोल आर वॉलेंट्री एक्शन। मतलब जिन पे, जैसे मुझे ये हाथ ऐसा फैलाना है तो ये मेरी इच्छा पर है, मैं चाहती हूँ ऐसा तो ये हुआ, तो ये हमारी कंट्रोल एक्शन है जिन्हें वॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। ऐसी एक्शन जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने खाना खाया तो वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट होगा, तो ये आ जाती है इनवॉलेंट्री एक्शंस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके, ये प्लांट हार्मोन से आ गया है क्वेश्चन। सेल डिवीजन इन प्लांट इज अफेक्टेड बाय। सेल डिवीजन ऑफ प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल डिवीजन थायलिन से नहीं होगा, क्योंकि थायलिन का फंक्शन होता है फ्रूट्स को मैच्योर करने में हेल्प करना। ऑक्सिन भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सिन प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाने में काम करता है। जिब्रेलिन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सेल डिवाइड होती है, जहां पर भी सेल रप्चर होती है वहां पर साइटोकाइनिन हेल्प करता है उनके फिलअप को भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसमें थायरॉक्सिन नहीं आएगा, इंसुलिन नहीं आएगा, ईस्ट्रोजन नहीं आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रही हूं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर, ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब हो गया ऐसे मूवमेंट्स जो मूवमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर हम लाइट के लिए मूवमेंट हो रहा है, लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो वो हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। यदि किसी केमिकल के थ्रू हो रहा है तो वो हो जाएगा कीमोट्रॉपिज्म। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वो ऑब्जेक्ट की तरफ जो गति होगी, अगर हिंदी में कहें
किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जो गति हो रही, तो ये किसी रिस्पॉन्स टू लाइट, ये आंसर नहीं होगा। रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ये भी नहीं होगा। नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन में तो होगा ही। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, छुई मुई का पौधा देखा होगा। यदि आप उसे टच करते हो बिना टच किए तो वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे ही आप उसे टच करते हो तो वो तुरंत उसकी जो पत्तियां होती है वो आपस में बंध जाती है, चिपक जाती हैं। तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यूनिडायरेक्शनल ट्रॉपिक मूवमेंट, या जैसे सनफ्लावर की मूवमेंट होती है, सनफ्लावर हमेशा सन की रेज जो होंगी उस तरफ ही मूवमेंट करेगा, अलग डायरेक्शन में नहीं करेगा। अब इसमें आंसर है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज कैरिड आउट। ये आंसर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आर्टिफिशियल तरीके से यदि फ्रूट्स को हमें पकाना है तो इन चार में से कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे विथ एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ बहुत जल्दी स्लाइड ऊपर करूंगी जिससे आप आंसर ना देख पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड पेरिस्टालिसिस। मतलब क्या है, ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो इन सारी मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रखता है। तो ब्रेन की हम बात करें तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इन 3 में से इसका कौन सा पार्ट है, तो सेरिब्रम नहीं होगा, सेरिबेलम नहीं होगा, पोन्स नहीं होगा, केवल और केवल मेडुला ऑब्लांगेटा एक ऐसा पार्ट होता है जिन सारी मैकेनिज्म्स पे कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय थायराइड। थायराइड हार्मोन, थायराइड एक ग्लैंड है जो नेक में प्रेजेंट होती है पेयर के फॉर्म में। तो इंसुलिन नहीं होता है रिलीज, इंसुलिन कहाँ होता है, पैनक्रियाज में। इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि पैनक्रियाज को दूसरा वर्ड क्या यूज किया जाता है, पहला क्वेश्चन। और पैनक्रियाज का कि किस सेल्स के थ्रू इंसुलिन हार्मोन का रिलीजन किया जाता है। फिर इसके बाद में ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये दोनों एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन का यूज कहां पर, किस प्रोसेस में किया जाता है, वो ह्यूमन बॉडी की कौन सी मैकेनिज्म में ये दोनों एंजाइम्स का यूज किया जाता है। तो बचा हुआ करेक्ट आंसर इज थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो हार्मोन होता है वो है थायरॉक्सिन। अब इसके बाद में आता है विच बॉडी ऑर्गन इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब होता है कवरिंग, इस तरह से छोटी छोटी सी लेयर्स के थ्रू जो कवरिंग होती है। तो बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो ऐसी छोटी छोटी कवरिंग से कवर्ड होता है। हार्ट बीट एंड लंग्स इज नॉट करेक्ट आंसर। ब्रेन एंड हार्ट इज नॉट आंसर क्योंकि हार्ट नहीं है, ब्रेन करेक्ट है। फिर स्पाइनल कॉर्ड एंड लंग, क्योंकि लंग्स नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये यहाँ पर ब्रेन और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा कोई ऑप्शन हम देख रहे हैं जिसमें दोनों ऑप्शन सिलेक्ट है। तो आपने जब भी डायग्राम देखा होगा अपनी बुक में देखना, नर्वस सिस्टम में जब आप ब्रेन का डायग्राम देखोगे तो ब्रेन के डायग्राम में छोटे छोटे से इस तरह से छोटे छोटे से स्कल्स बने होते हैं, पार्ट जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी लाइनें दिख रही हैं, जो छोटे छोटे से सॉकेट बने हुए, इन्हें कहा जाता है मेनिंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हो चुका है कि ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करके रखता है। तो करेक्ट आंसर इज सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज कंट्रोल्ड बाय। अब स्टेम की जो कंट्रोल होगी तो ऑक्सिन से नहीं होगी क्योंकि ऑक्सिन उसकी लंबाई में ग्रोथ करता है। एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, वो स्टेम की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये सारे हार्मोन आपको दिए हुए हैं। टोटल जो प्लांट में हार्मोन होते हैं टोटल 5 से 6 हार्मोन होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन,
इसके बाद में जिब्रेलिन, इसके बाद में इथाइलिन, इसके बाद में फ्लोरिजेन, ये सारे हार्मोन। और एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। अब ये क्वेश्चन आया है कि कॉज विल्टिंग ऑफ द लीव्स। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं। मुरझा जाती है मतलब जैसे हम उनमें पानी भी डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, सनलाइट भी डाल रहे हैं, मतलब जितनी भी उनके लिए जरूरत है वो सारी यदि हम पूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि पत्तियां खिली हुई नहीं है, फूल प्रॉपर तरीके से नहीं पूरे खिल रहे हैं, तो उसमें किसी ना किसी हार्मोन की कमी होगी। तो जिब्रेलिन आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जिब्रेलिन ग्रोथ का काम करता है, ऑक्सिन भी ग्रोथ का काम करता है, साइटिन डेवलपमेंट करता है सेल्स का। तो एब्सिसिक एसिड की यदि कमी होती है प्लांट में, तो पत्तियां जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं, विल्टिंग प्रोसेस उसमें हो जाती है। एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ये फिर से हार्मोन रिपीट हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरोक्सिन था। यहाँ पे पूछा गया है आयोडीन को कंटेन करने वाला कौन सा हार्मोन है। एड्रिनालिन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, थायरोक्सिन इज द करेक्ट आंसर। एक बात और, एक क्वेश्चन और आता है कि ग्वाइटर डिसीज किसे कहते हैं। ग्वाइटर, ग्वाइटर डिसीज का मतलब होता है बॉडी में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो गला बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिसके कारण थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होना प्रॉपर नहीं होता है, तो इसे ग्वाइटर डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लें ये जो हार्मोन्स के नाम आए हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर, जैसा ये किडनी का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड एड्रिनल, और ये है किडनी। तो किडनी के ऊपर ये हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। टेस्टोस्टेरोन होता है, ये टेस्टिस से निकलता है, मेल में रिलीज होने वाला हार्मोन है। और इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से निकलता है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है पैनक्रियास की कौन सी सेल होती है जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्स द प्लांट टुवर्ड वाटर इज कॉल्ड। मतलब ऐसा प्लांट का कौन सा रिस्पॉन्स होता है जिसमें वो वाटर की तरफ मूवमेंट करता है। वाटर से, अब देखो बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, ट्रॉपिज्म मतलब होता है की और मूवमेंट करना। अब की और मतलब यहां भी ट्रॉपिज्म, यहां भी ट्रॉपिज्म, यहां भी। कीमो वर्ड का मतलब होता है केमिकल। फोटो मतलब होता है लाइट। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। और जियो मतलब होता है अर्थ। आप लोग आंसर खुद ही बता सकते हो कि वाटर की तरफ यदि रूट्स टुवर्ड है या उसकी तरफ मूवमेंट कर रही हैं तो वो कौन सा ट्रॉपिज्म होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके बताइए, मैं यहां पर आपको आंसर नहीं बता रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले स्टार्टिंग में किया हुआ था कि साइटोकाइनिन इज द प्रमोट सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर। एक्सॉन जो होता है, जो न्यूरॉन में सबसे लंबा फाइबर जो होता है पूरी बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट। इसके बाद द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटर सेंटर। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर मतलब होता है, अगर आपने अपने चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है बायो का उसका नाम पढ़ा होगा तो उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो बॉडी में कोऑर्डिनेटिंग का काम करने वाला कौन सा ऑर्गन है। स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, किडनी। हार्ट और किडनी तो होगा ही नहीं। स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू काम करता है, तो ब्रेन। तो ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब सांस लेते और छोड़ते जो है, ले तो रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, पर कंट्रोल कौन कर रहा है, बॉडी का कोई पार्ट कर रहा है, ब्रेन का कोई पार्ट।
तो इसमें से कौन सा पार्ट करता है? सेरिब्रम नहीं करता है, सेरिबेलम नहीं करता है, हाइपोथैलेमस भूख और प्यास पे कंट्रोल करता है, तो बचा हुआ मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये आप लोग सारे फंक्शंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम के, पोन्स के, मेडुला ऑब्लांगेटा के, इन्हें एक बार थोड़ा सा रीड आउट करें, इससे आपको बहुत आंसर्स मिल जाएंगे। डायबिटिक पेशेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, और ये आपको पता होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। अब डेफिशिएंसी मतलब ऐसा एक हार्मोन है जिसके कम हो जाने से बॉडी में बॉडी में डायबिटीज की बीमारी होती है। अब मैं आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ आंसर ही बता दे रही हूँ। पहले इंसुलिन, इंसुलिन यहां दिया है, इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। पहले आपका आंसर देख लिया आपने कि इंसुलिन आंसर है। इंसुलिन हार्मोन यदि बॉडी में कम हो जाए, 3 कंडीशन में बता रही हूं, इंसुलिन यदि बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए, यदि बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाए, और यदि बॉडी में इंसुलिन बड़े घटे ना नॉर्मल हो। हम सभी की बॉडी में शुगर होती है, ये तो आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बॉडी है जिसमें शुगर प्रेजेंट नहीं है। अब बॉडी में यदि इंसुलिन अवेलेबल है, अगर इंसुलिन बॉडी में अवेलेबल है तो शुगर नॉर्मल होगी। पर मान ले कभी किसी की बॉडी में इंसुलिन, जैसे हम देखते हैं अपने घर में आसपास कोई व्यक्ति खाना खाने के पहले कोई एक इंजेक्शन लगाता है या कोई टैबलेट खाता है, मतलब वो बॉडी में बाहर से इंसुलिन ले रहा है कि जिससे यदि वो जो खाना खाएगा उसमें अगर खाने में कुछ मीठा है तो उससे इंसुलिन ना बढ़, उसका बॉडी का शुगर लेवल ना बढ़ जाए। मतलब यदि वो बाहर से ले रहा है मतलब उसकी बॉडी में वो चीज नहीं है, बॉडी में वो चीज नहीं है मतलब बॉडी ने बनाना बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि बॉडी में इंसुलिन नहीं है मतलब कम है इंसुलिन, तो शुगर का लेवल कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यदि बॉडी में इंसुलिन ऑलरेडी है, वो बाहर से शुगर नहीं ले रहा है, किसी किसी की शुगर लेवल बहुत कम हो जाती है, मतलब शुगर लेवल कम है, इंसुलिन बहुत ज्यादा होगा, तो इंसुलिन ज्यादा है मतलब शुगर लेवल कम होगा। तो बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का। कंडीशन डिपेंड करती है, व्यक्ति डायबिटिक का कैसा पेशेंट है, यदि उसमें इंसुलिन ज्यादा है, कम है या इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो पेयर के फॉर्म में नहीं होती है। तो हमें पता है टेस्टिस 2 होते हैं बॉडी में, एड्रिनल ग्लैंड 2 होती हैं, ओवरी 2 होती है, केवल और केवल पिट्यूटरी एक ऐसा आंसर है जो ग्लैंड में सिंगल होती है, इसमें पेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 10th का फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चों तैयार कर लेना। फेवरेट ग्लैंड कौन सी है, मास्टर ग्लैंड, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं है, करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन। आंसर एक ही है, क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछा जा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट। अब देखो यहां पर दिया हुआ है, हमेशा याद रखना, जो रूट्स होती हैं, जो रूट्स होती हैं वो जमीन में नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं, जो स्टेम होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। अब जो जमीन है तो उसमें कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ऊपर की तरफ सनलाइट होती है। तो यदि कोई रूट्स है तो वो नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही हैं, जैसे रूट यहाँ पर है नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही हैं, तो वो पॉजिटिवली, पॉजिटिव मतलब उसी की तरफ, और ग्रोथ कर रही हैं जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। और दूर किससे जा रही है, लाइट से जा रही है दूर, तो लाइट को मान लें हम नेगेटिव, जिससे दूर जा रही है, जो हम पसंद, जिसे हम नहीं करते उससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते, नेगेटिव रिलेशन होते हैं। जिससे हम बहुत पसंद करते हैं उससे हमारे पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ रूट।
और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए तो स्टेम का क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये हो जाएगा स्टेम का। अब यहां पूछा गया है द मूवमेंट ऑफ रूट, तो रूट का कैसा होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव तो होगा नहीं फोटोट्रॉपिज्म से क्योंकि लाइट से दूर जाती है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये करेक्ट है। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये गलत है क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे पानी है। और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, यहां ये आंसर आ जाएगा ए एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब बी एंड डी ऑल्सो करेक्ट आंसर। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहां पर आ जाएगा ऑल आंसर, क्योंकि ब्रेन सारे काम को करने में हेल्प करता है, सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है। अब इसमें देखो एड्रीनालिन जो होता है, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन ओवरी में होता है, थायरॉक्सिन थायराइड में होता है। बचा कौन सा, एड्रीनालिन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने अभी बताया था एड्रीनालिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन अभी बताया था रिलीज होता है। वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a neuron conversion of electric signal to chemical signal occur in, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके बताता है, तो एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड मतलब होता है तो न्यूरॉन का सबसे लास्ट एंड होता है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में। तो करेक्ट आंसर इज बी। हाउ मैनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये नीट में, एमबीबीएस में, नर्सिंग में, 10th में, 12th में, 11th में, हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाउ मैनी क्रेनियल नर्व। अब ये क्रेनियल नर्व हमने कहाँ देखा था, जब हमने नर्वस सिस्टम देखा था। अभी मैंने आपको नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो नर्व निकलेंगे उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगे उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो क्रेनियल नर्व है ये बॉडी में कितनी होती हैं, तो ये बॉडी में टोटल 12 पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। इसका क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि फ्रूट रिफाइनिंग में आर्टिफिशियल तरीके से कौन सा हार्मोन इनमें से यूज किया जाता है। ऑक्सिन जो होता है वो स्टेम की ग्रोथ के लिए होता है, जिब्रेलिन जो होता है वो इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए होता है, साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल के डिवीजन के लिए होता है। बचा केवल इथाइलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो केवल और केवल आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट को पकाने के काम में आता है। अब इसमें ये अलग से मतलब वन लाइन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर्स बहुत सारे हम ऊपर की तरफ देख चुके हैं। पैनक्रियाज इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये आप मुझे ये सारे आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको, जैसे ये है हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो हाइपोथैलेमस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। अभी इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन बताया है, तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद में विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल प्यूबर्टी, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पैनक्रियाज इज द एग्जांपल। ये सारे आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। और इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों आंसर्स आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ आपकी स्लाइड कंप्लीट होती है और इसी सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।